Hello students, welcome once again with new chapter of class 10th साइंस। और जैसा कि आपको मालूम है कि क्लास 10th की यूपी बोर्ड की क्लासेस चल रही हैं और 3 चैप्टर हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें चौथा चैप्टर स्टार्ट करना है, कार्बन और उसके यौगिक। और बोर्ड एग्ज़ाम को लेके सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए, वीडियो देखते रहिए, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो भी बताता जाऊंगा आपको, और इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट चैप्टर में आज सबसे पहला चैप्टर आपका यही है। ये और इससे पहले जो चैप्टर था, ये दोनों आपको बोर्ड एग्ज़ाम को लेके बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बायो में लाइव प्रोसेस यानी जैव प्रक्रिया सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, फिज़िक्स में भी बताऊंगा जब फिज़िक्स पढ़ाएंगे तब। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों है इंपॉर्टेंट ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसी में IUPAC मिलेगी आपको। ठीक है ना, क्रियात्मक समूह, IUPAC, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कार्बन में आबंध, यानी सबसे पहले तो ये पढ़ना है कार्बन में कौन सा आबंध होता है, और सहसंयोजी बंध पढ़ने हैं हमें। ठीक है ना, सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वैद्युत संयोजी बंध के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं धातु अधातु में। और आज सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ना है हमें। कार्बन में कौन कौन से सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं और सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए, ये हमारे टॉपिक रहेंगे आज। कार्बन पहले पढ़ना है, कार्बनों के यौगिक के बारे में पढ़ना है, सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ना है, एकल संयोजी बंध, दो संयोजी बंध, त्रिबंध यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जिसे बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ये सब चीज़ें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से स्टार्ट करते हैं NCERT से। कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर है आपका चौथा। जल्दी से पढ़ते जाते हैं, जहाँ समझाने लायक होगा वहाँ फिर अलग पेज पे हम इसे समझा देंगे आपको। देखिए, पिछले अध्याय में हम ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यानी जो आप धातु अधातु पढ़ रहे थे, जो जिसने नहीं पढ़ा वो भी देख सकता है, लेक्चर सारे अपलोड हैं। तो इस अध्याय में हमने कुछ अन्य रोचक यौगिकों एवं गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम एक तत्व और उनके रूप कार्बन का भी अध्ययन करना है। यानी सबसे पहले तो हमें कार्बन का अध्ययन करना है, कार्बन के अपर रूप का अध्ययन करना है। अभी अपर रूप में घबराइए मत, बताऊंगा कौन से अपर रूप होते हैं। हमारे लिए उनके तात्विक एवं संयुक्त दोनों का अत्यधिक महत्व है, दोनों का अत्यधिक महत्व है। क्रियाकलाप, सुबह से अपने निजी जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनमें से 10 वस्तुओं की सूची बनाइए और इन सूचियों को अपने सहपाठी द्वारा बनाई गई सूचियों के साथ मिलाइए और एक से अधिक सामग्री की बनी हुई वस्तु का विवरण। ये सब बकवास है, आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके द्वारा भरी हुई सारणी के अंतिम स्तंभ में वस्तु को ध्यान दीजिए, आपके शिक्षक आपको बताएंगे। इसमें अधिकांश वस्तुएं, मतलब एक एक्टिविटी के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं कि आपके टीचर ये पूछिए किस वस्तु में कार्बन है किस में नहीं। देखिए, दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, वो कोई मुश्किल है जिनमें कार्बन ना हो। बस फ़र्क इस बात का हो सकता है कि वो प्योर कार्बन की बनी है या कार्बन उसका एक कंटेन है। ठीक है, बस इतना फ़र्क हो सकता है। तो यही चीज़ इन लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके शिक्षक आपको बताएंगे अधिकतर वस्तुओं में कार्बन के यौगिक की बनी होती है। इसका परीक्षण करने के लिए आपको एक विधि के बारे में सोच सकते हैं। कार्बन युक्त को जलाने में क्या उत्पाद मिलेगा, क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं? मतलब कार्बन होगा तो जलने पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। आपको इस सूचीबद्ध तरीके से भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तक आदि वस्तुओं की सर्वतोमुखी तत्व के पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती है। भूपर्पटी वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है। बिल्कुल सही है, कार्बन सबसे कम है। भूपर्पटी में खनिज, कार्बोनेट, कोयला, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पेट्रोलियम भी है कार्बन में, इन सब में पाया जाता है कार्बन, इन सब का एक तत्व है। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन कितनी है, ये देखिए 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड में के रूप में उपस्थित है। प्रकृति में इनकी अल्प मात्रा उपस्थित होने के बावजूद, कार्बन मैंने बताया ना, इतनी कम मात्रा होने के बावजूद भी सब में कार्बन होता है। तो इस पैराग्राफ में कोई ख़ास चीज़ें नहीं मिली आपको, इतना बता दिया गया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो जिसमें कार्बन ना हो। बस इतना है, किसी में कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो सकती है,
इसी में कम हो सकती है, कोई प्योर कार्बन हो सकता है। हाँ, कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में मिलता है। ये सब चीज़ें बता दी गई। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है, कार्बन में आबंध। जो हमने टॉपिक लिया था कार्बन में, देखिए सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, देखिए पिछले अध्याय में हमने आयनिक यौगिक, मैंने बता दिया था आपको, बंध होते हैं आयनिक यौगिक, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध। आयनिक बंध हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, धातु अधातु में। आयनिक यौगिकों का गलनांक, क्वथनांक, ये सब बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ना है हमें, गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। हमने देखा आयनिक यौगिक के गुणधर्म की व्याख्या की, मतलब ये सब हमने देख चुके हैं हम लोग पिछले चैप्टर में। जैसा कि हमने अध्याय 2 में देखा था, कार्बन इसके यौगिक अच्छे चालक नहीं होते, मतलब कार्बन के यौगिक जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। उपरोक्त यौगिकों के क्वथनांक गलनांक जो आयनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक की तुलना में भी काफ़ी कम होते हैं, बिल्कुल ये भी हमने पढ़ा था। ठीक है, आंकड़ों पर आधारित निष्कर्ष में पहुंचे तो इन परमाणुओं में प्रबल आकर्षण बल भी नहीं होता। अधिकांश यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इन यौगिकों में आबंध किसी आयन से उत्पन्न नहीं होता, मतलब इनमें आयन नहीं होता। आयन नहीं होता तो आयनिक बंध नहीं होगा इनमें। आपको मालूम होगा, पिछला चैप्टर उठा के देख लीजिए, आयनिक बंध कौन से होते हैं, जो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने। जब इनमें आयन नहीं होगा तो आयनिक बंध भी नहीं होगा, यानी इनमें होगा सहसंयोजक बंध। अब देखते हैं हम लोग कक्षा 9 में हमने विभिन्न संयोजन क्षमता एवं संयोजक इलेक्ट्रॉनिक संख्या पर निर्भरता के बारे में अध्ययन किया था। हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक का विवरण, कार्बन में कितनी संयोजकता होती है। हम जानते हैं कि कार्बन की बाहरी कोष पूरी तरह भर देते हैं और उत्कृष्ट गैसों का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। ये सारी चीज़ें भी मैं बताऊंगा आपको अलग से। अभिक्रियाशीलता समझाई जाती है। आयनिक यौगिक बताने के लिए सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके उसका ह्रास करके उसे प्राप्त किया जाता है। कार्बन सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। और क्या करना है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए खोना होता है या पाना होता है। देखिए ये चीज़ समझा दें, ये जो पूरे पैराग्राफ में बताई। कार्बन क्या बताया गया था, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, 6। आपने कक्षा 9 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था, पहली कक्षा में 2। कैसे पढ़ते हैं हम लोग, 2, 8, 18 और 32 हैं। तो कार्बन के कितने हो जाएंगे, परमाणु क्रमांक है 6 कार्बन का, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4। और उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है हमें, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 हैं, 8 चाहिए होते हैं कितने, 4। तो इसको 4 की और आवश्यकता है। तो कार्बन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है और अपना अष्टक पूरा कर सकता है। इसीलिए कार्बन जो है वो इस तरह से होता है। कार्बन यहाँ कोई भी तत्व होगा, A, B, C, D मान लें, उनसे इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर सकता है, अपना उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कार्बन चतुर्द्विध्रुवीय संयोजकता प्रदर्शित करता है। ठीक है, यही चीज़ उसमें बताई गई थी। ये देखिए, यही बताया था कि उत्कृष्ट गैस प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, ये सारी चीज़ें समझा रहे थे। जबकि अक्रिय गैस प्राप्त करने के लिए 8 चाहिए होता है। अब पढ़ते हैं आगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन ऋणायन बनाएगा, बिल्कुल ठीक है। और नाभिक में 10 इलेक्ट्रॉन और 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करने की क्षमता मुश्किल है। इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन धनायन बना सकता है, लेकिन चारों इलेक्ट्रॉन खोकर नाभिक में प्रोटॉन केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यंत ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कार्बन अन्य परमाणुओं एवं के साथ सहयोग करके क्या कर सकता है, इस समस्या को सुलझा सकता है। कार्बन में ही नहीं बल्कि अन्य तत्वों में इसी प्रकार की साझेदारी की क्षमता होती है। और बहुत सारे हैं, सल्फर वगैरह, इनकी बाहरी कोष के ही होते हैं। इनके फलस्वरूप दोनों परमाणु के उत्कृष्ट विन्यास स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिक की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास और उनकी साझेदारी के बारे में समझना आवश्यक है। देखिए कैसे समझना आवश्यक है, इस चीज़ को मैं बता दे रहा हूँ आपको, फिर इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। जैसे देखिए, एक इलेक्ट्रॉनों की भी साझेदारी हो सकती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की भी साझेदारी हो सकती है, 3 इलेक्ट्रॉनों की भी साझेदारी हो सकती है। इससे ऊपर साझेदारी संभव नहीं, इसीलिए एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध बंध हैं। कैसे, देखिए, हाइड्रोजन
इसका पहले एग्जांपल समझा दें। परमाणु क्रमांक 1 तो एक ही होगा। H2 बनने के लिए क्या होगा, एक H1 ये एक H1, इसकी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इस हाइड्रोजन की भी बाहरी कक्षा में एक होगा। पहली कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन से पूरी होती है, 2 से, है इसके पास एक, इसकी भी पहली कक्षा 2 से पूरी होगी, है एक, तो क्या करेगा, ये और ये आपस में एक दूसरे से क्या कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, और जितनी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे उतना ही बन जाता है बंध। इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की तो इनके बीच कौन सा बंध बनेगा, एकल बंध। अरे एक ही तो की। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके एच के भी हैं, इस एच के भी हैं, तो उनके बीच क्या हो गई, पार्टनरशिप हो गई, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, और इसलिए इसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध की क्या खासियत होती है कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है, ठीक है, और आयनिक में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इतना ही फर्क है दोनों बंधों में। नाइट्रोजन की बात देखते हैं। नाइट्रोजन से पहले ऑक्सीजन की देख लें। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8, 2 पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में 6, तो 6 तो अभी इतना याद रख लेंगे आप कि बाहरी कक्षा में 6 है, होना कितना चाहिए, 8, 8 होना चाहिए, है 6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6, इसकी भी बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए दो दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, अगर इससे 2 ले ले तो काम चलेगा नहीं, इसके 4 ही रह जाएंगे, तो इसलिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉनों की करेंगे साझेदारी। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, काउंट कर लीजिए अब, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए इसके 8, क्लियर। इसके काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 हो जाएंगे। मतलब अब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो गई, तो ये 4 जो इसके भी हो गए, ये 4 इसके भी हो गए, मतलब इनमें हो गई कितने कितने की साझेदारी, 2 इलेक्ट्रॉनों की। इसीलिए ऑक्सीजन जब भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ओ डबल बॉन्ड, यानी द्विबंध। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, द्विबंध। 3 की हो जाएगी। अभी 3 का भी एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, 2 दूसरी कक्षा में 5, 5 है, चाहिए कितने, 3 चाहिए, याद रहेगा ये। तो एक नाइट्रोजन अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, चाहिए कितने, 8, है कितने, 5, 3 की साझेदारी कर लेंगे। अब हो गए 8 8, 5 थे, 3 की साझेदारी हो गई, यानी नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड लगेगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। मतलब 8 अंतिम कक्षा में होना चाहिए, बोरबरी का नियम था, तो 8 करने के लिए जितने की साझेदारी उतने का बंध। हाइड्रोजन ने 1 की थी, एकल बंध, 2 की हुई द्विबंध, 3 की हो गई त्रिबंध। अब पढ़ लीजिए एनसीईआरटी, यही चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, जिस तरह से अणु सामान्य हाइड्रोजन का, जैसे आपने पहले अध्याय में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 1 होती, यानी इसके के मत पढ़िए, पहला कोष समझिए। पहली कोष को भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है, क्योंकि 2 8 18 32, तो पहली कोष में 2 तो होना ही चाहिए। इसीलिए हाइड्रोजन 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके H2 बना लेते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन के प्रत्येक परमाणु के निकटतम विन्यास के लिए कितने हुए, 1 की साझेदारी हो जाती है, क्लियर। उसके बाद आते हैं हम लोग, क्लोरीन का भी एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, पर कोई ज़रूरत नहीं, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए बहुत है, अगर एक नहीं समझोगे तो कोई नहीं समझ में आएगा। ऑक्सीजन के एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए, 2 बॉन्ड वाला। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच द्विबंध बनता है, कैसे, ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ऑक्सीजन की L, ये देखिए इन लोग कन्फ्यूज़ मत होइए, इन लोग KLMN बोलते हैं और हम उसे बोल देते हैं 2 8 18 और 32, क्लियर। कई किताबों में 1 2 3 4 बोलते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 क्यों, 2,6, क्योंकि 8 तो होते ही है। तो इन लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 8 होती है, तो इसे अष्टक को पूरा करने के लिए मैंने बताया था भी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, और जब 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी तो इनके बीच जो बंध बनेगा वो कौन सा बनेगा, द्विबंध, क्लियर। और अब थर्ड देख लेते हैं हम लोग, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक अभी मैंने समझाया था 7 होता है, तो क्या होगा, L कक्षा में कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, देखो दिया होगा कहीं, नहीं दिया हुआ है इसमें। अष्टक प्राप्त करने के लिए इसको 3 की आवश्यकता है,
क्योंकि 5 होंगे तो अभी तो 3 की आवश्यकता है, तो 3 की आवश्यकता है तो इन लोग क्या करेंगे, त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। ये देखिए आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं जो मैंने बताई थी। क्लियर थे कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 3 की साझेदारी कर ली। ऑक्सीजन के कितने थे, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 कर ली 2 2 की साझेदारी। ये जो बीच में होते हैं ना इंटरसेक्शन, जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं, बस उसी की तरह है ये। तो ये साझेदारी वाले को बीच में दिखाते हैं हम लोग। तो ऐसे कार्बन में बंध भी समझ लिए हम लोग। कार्बन में सहसंयोजी बंध होता है। सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं, एकल, द्वय और त्रिबंध। ये हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया त्रिबंध तक। ठीक है, तो यहाँ का टॉपिक यहीं छोड़ते हैं हम लोग, और अगला टॉपिक जहाँ तक है IUPAC का होगा। सजाती श्रेणी से शुरू करते हैं हम लोग IUPAC, और अगला चैप्टर ज़रूर देखें क्योंकि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। IUPAC बहुत ही छोटे मेथड से, यानी 1 से 2 फार्मूले से ही आपको IUPAC सिखाने वाला हूँ। तो इसीलिए अगला लेक्चर ज़रूर देखो IUPAC का। IUPAC सिखा देंगे, IUPAC के बाद फिर यौगिक रह जाएंगे। क्लियर, तो आज यहीं इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा सजाती श्रेणी, सजाती श्रेणी के बाद क्रियात्मक समूह, और IUPAC शुरू कर दें। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें नोट करते रहिए कि ओके बाय।